हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर ryota साकामोटो को दिखाया जाता है, जो एक 22 साल का बेरोजगार लड़का है। उसी के साथ वो गेम के अंदर जापान का नंबर 1 प्लेयर है, पर उसका सपना था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनेगा। वो अपना गेम खेल ही रहा था, इतनी ही देर में ये दुनिया ग्लिच मार जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक दूसरी दुनिया में आ गया था, जिसे देखकर वो काफी हैरान था और कहता है कि अचानक ये मेरा पूरा शरीर दर्द कैसे करने लगा। तभी वो देखता है तो वो एक पैराशूट से लटका होता है। फिर वो पेड़ से नीचे उतरता है, जहाँ पर वो अपने हाथों का खून देखकर यहाँ पर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर वो अपने फोन को बाहर निकालता है, बट उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं होते। जहाँ पर वो अपने हाथ को देखता है, दरअसल उसके हाथ में एक डायमंड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर वो नोटिस करता है कि उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। फिर वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। तभी उसको एक बैग मिलता है, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ खाना होता है। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ मक्खियाँ मिलती हैं, जिससे डर कर वो यहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। जब वो आगे देखता है तो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। ये सब देख के वो यहाँ पर चीखने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो अकेला एक आइलैंड पे फंस गया है, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ryota अपनी मॉम के ऊपर काफी नाराज हो रहा था। पर उसकी मॉम ने उसके भले के बारे में ही सोचा था, क्योंकि वो घर में पड़ा पड़ा सिर्फ गेम खेलता रहता था, जिस वजह से उसकी मॉम काफी परेशान हो गई थी। अगर ये घर में ही रहेगा तो आगे चल के अपना भविष्य कैसे बनाएगा। पर ryota अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाकर यहाँ से चला जाता है। तभी उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, जो उसको लेकर काफी परेशान थी। और फिर कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। तभी ryota के पास 2 आदमी आते हैं और फिर सीन कट होता है, जहाँ पर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ryota यहाँ पर अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था, पर बार बार उसके दिमाग में उसकी माँ की छवि आ रही थी, जिसे देखकर उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी ryota को यहाँ पर एक अजीब सा बैग मिलता है, जिसे खोलकर वो देखता है तो उसके अंदर कुछ अजीब से बॉक्स रखे हुए थे। वो उसे उठाकर चेक करता है, तभी उसके अंदर से एक टाइमर चलने लगता है। और फिर जैसे ही वो टाइमर 0 पे आने वाला था, इससे पहले ryota उसको यहाँ से फेंक देता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब वो समझ गया था कि वो सब बॉम्ब है, पर ये सब इस बैग में क्या कर रहे हैं। वो उस बैग को लेकर समुद्र में सब कुछ फेंकने के लिए जा ही रहा होता है। इतनी ही देर में उसे एक शैडो दिखती है, पर ryota को लगता है कि वो एक इंसान है, जहाँ पर वो उससे मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। अगर वहाँ पर कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके तरफ कुछ फेंक रहा है, और जैसे ही वो चीज उसके नजदीक गिरती है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से दूर गिरता है। और जब वो उठकर देखता है तो वो आदमी उसके नजदीक चला आ रहा था। तभी वो फिर से उस बैग की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है जो वो पहले खेला करता था। और तभी वो खड़ा होता है और उस बैग को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। तभी वो आदमी उसके ऊपर एक और बॉम्ब को फेंकता है, जहाँ पर निशाना खराब होने के कारण वो फिर से बच जाता है। वो आदमी ryota के पीछे भाग भाग कर परेशान हो गया था, जहाँ पर वो ryota से कहता है कि अरे भागना बंद कर और मेरे हाथों मर जा। पर ryota उस आदमी की एक भी नहीं सुनता। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता रहता है। और तभी उसे गेम की स्ट्रेटजी याद आती है, जहाँ पर वो कहता है कि हमें गेम में दुश्मन को हराने के लिए छुपना पड़ता है। और तभी वो आदमी फिर से उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर देता है, लेकिन ryota फिर से उसके अटैक से बच जाता है। और वो सोचता है कि क्या मुझे उसके साथ लड़ना होगा, अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो वो मुझे मार डालेगा। जहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। तभी उसके ऊपर फिर से अटैक होता है, जहाँ पर वो आदमी अब परेशान हो चुका था कि आखिर ये मेरे साथ लड़ क्यों नहीं रहा। तभी ryota अपने बैग से बॉम्ब निकालता है और उस आदमी के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब उसके ऊपर से जाके सीधा पानी में गिरता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अरे इसका निशाना तो मुझसे भी बेकार है। और इतनी ही देर में ryota यहाँ पर छिप जाता है, जहाँ पर वो आदमी फिर से उसको ढूंढने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जहाँ पर ryota उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, और मैं किस जगह हूँ, और मेरे हाथों में ये क्या है।
जिस पर वो आदमी रेवटा के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि अरे तू तो गधा है यार, तुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि आखिर इस बॉम्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हाँ मैं तुम्हें जब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मर ना जाओ। इतना कहने के बाद वो आदमी रेवटो के ऊपर एक और बॉम्ब फेंकता है, जिस वजह से रेवटो को चोट लग जाती है, लेकिन वो भागना बंद नहीं करता और वो भागते भागते सोचता है कि आखिर ये सब क्या है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे लगता है कि उस बंदे को मैं ये कहूंगा कि मैं हार गया हूँ तो शायद वो रुक जाएगा। रेवटा उसके सामने हाथ खड़े कर देता और कहता है कि मैंने हार मान ली है, पर वो आदमी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से रेवटो उछल के झाड़ियों में गिरता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम जहाँ भी छुपे हो चुपचाप बाहर निकल आओ क्योंकि तुम मुझसे नहीं बच सकते। और तभी रेवटो के हाथ में लगा हुआ क्रिस्टल ग्लो करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसे लगता है कि बस उसकी मौत बहुत ही नजदीक आ गई है। पर फिर वो अपने मन को दिलासा देता है और कहता है कि मैं तो इस गेम का चैंपियन हूँ, मैं ऐसे नोबड़ों से नहीं मर सकता। फिर वो उस बॉम्ब को बाहर निकालता है और उसमें टाइमर स्टार्ट करता है। तभी रेवटो उस बंदे को देखता है जो अभी भी उसको ढूंढने में लगा हुआ था, पर अनजाने में वो बंदा उसके तरफ ही बॉम्ब फेंकने वाला था, जिस वजह से वो डर जाता है और भागकर पानी के तरफ चला जाता है। पर पानी की आवाज से उस बंदे को पता लग जाता है जहाँ पर वो पानी के बाहर खड़े होकर उसके इंतजार कर रहा था। और तभी हमें रेवटो को दिखाया जाता है जो पानी की गहराइयों में जाता जा रहा था, और जाते जाते वो यहाँ पर उल्टी गिनती गिन रहा था क्योंकि उसका प्लान पहले से ही तैयार था। और फिर तभी उस आदमी के पैरों के नीचे एक धमाका होता है और फिर थोड़ी देर बाद रेवटो पानी से बाहर आता है, जहां पर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारा है। फिर उसका ध्यान उस बंदे के बैग की तरफ जाता है, जहां पर उस बैग के ऊपर काफी सारा ब्लड लगा हुआ था। तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर रेवटो बटुम के ऑफिस में आया था जॉब मांगने के लिए, लेकिन वो लोग हमेशा की तरह उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने घर पर आके गेम को खेलने लगता है और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा तुम फिर से वही गेम खेल रहे हो। जिस पर वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपसे कितने बार कहा है कि बिना इजाजत के मेरे रूम में मत आया करो। तभी उसकी माँ उससे डरते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्टोर पर एक जॉब को ढूंढा है, कब तक तुम एक मामूली गेम कंपनी में जॉब करने का सपना देखोगे। तभी रेवटा गुस्से में आके कंट्रोलर अपनी मॉम की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर उसकी मॉम डर जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। और फिर तभी वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो एक झील किनारे बैठा हुआ था और तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो पानी से अपने आप को साफ कर रही थी। तभी हमें उस लड़की का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसका नाम हिमिको था। वो भी बॉटम गेम खेला करती थी, जहां पर वो रेवटा साकामोटो की बहुत बड़ी फैन थी, पर वो कभी असलियत में उससे नहीं मिली। जहां पर वो भी थोड़ी देर पहले इस दुनिया में आई थी। उसे भी एक बैग मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसको इस दुनिया में कुछ लोगों को मारना होगा, पर वो जंगल के अंदर जाने से काफी डर रही होती है क्योंकि वहाँ पर काफी अंधेरा और काफी कीड़े मकोड़े भी थे। जिसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि अबे यहाँ से वो बाहर कैसे निकले। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उससे कहते हैं कि डरो मत, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके बाद वो आदमी उन बॉम्ब्स की मदद से यहाँ पर काफी मछलियाँ पकड़ते हैं, क्योंकि वो लोग इस दुनिया में काफी टाइम से फंसे थे और काफी भूखे भी थे। खाना खाने के बाद वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हिमिको को पकड़ लेता है। तभी हिमिको उसको शौक लगाकर अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि अरे ये सब मजाक था, पर हम लोगों को एक टीम के रूप में रहना पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। और वो सभी लोग मिलकर हिमिको को अपना लीडर बनाते हैं। तभी एक एरोप्लेन ड्रॉप गिरा के यहाँ से चला जाता है और तभी सब उस ड्रॉप को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो उसके नजदीक पहुंचते हैं और उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें काफी सारा खाना होता है, पर वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और खाना खाना चालू कर देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर वो टीचर आ जाता है। वो सभी से कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हमें बचा बचा के खाना खाना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार हमें खाना कब मिलेगा। पर उसके साथी को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसका गला काट देता है, जिसे देखकर हिमिको शॉक हो जाती है।
क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी का मर्डर होते हुए देखा है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिमिको सो गई थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि देखो हमें यहाँ से अभी भागना होगा, तुम्हें पता है ना कि कल क्या हुआ था, ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। जिसके बाद वो लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते वो लोग काफी दूर निकल आए थे जहाँ पर वो मोटा आदमी थक गया था और हिमिको को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। वो लोग यहाँ पर पानी पीने लगते हैं। तभी वो मोटा आदमी अपने रडार को ऑन करता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि कोई बड़े ही तेजी से चला आ रहा है। और तभी वो मोटा आदमी हिमिको का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगता है। जिस पर हिमिको कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी आ रहा है। तभी वो मोटा आदमी कहता है कि तुम्हारे हाथ पे ये क्रिस्टल है, वो एक रडार है। जब हिमिको उस रडार को चालू करती है तो वो भी उस आदमी को देख पा रही थी। चलते चलते वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हिमिको उसको क्रॉस कर लेती है। पर वो मोटा आदमी उस ब्रिज को क्रॉस करने से काफी डर रहा था। जिसके बाद वो मोटा आदमी हिम्मत करके उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद उस आदमी की असली रंग दिख जाते हैं। वो उससे कहता है कि हम इस गेम में जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। जिस पर हिमिको उसे एक तगड़ा शॉक देती है और यहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाके छिप जाती है जहाँ पर वो मोटा लड़का आ जाता है। वो उसके साथ कुछ गलत काम करने वाला था। फिर उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बम को एक्टिवेट कर देती है। वो एक टाइमर बम होता है जिसे देखकर वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। फिर हिमिको उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देती है जिस वजह से वो मोटा आदमी यहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद हिमिको झरने के पास जाकर अपने आप को साफ करने लगती है और तभी उसे रेवटा साकामोटो दिखता है। तभी रेवटा उसके तरफ काफी ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसके पास काफी सारा खाना था। पर हिमिको डर कर यहाँ से भाग जाती है। रेवटा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हिमिको उसकी एक भी नहीं सुनती और यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद रियोटो को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसको याद आता है कि गेम में एक रडार होता है और उसके हाथ में एक बटन है जो सेम टू सेम रडार जैसा दिख रहा है। तभी उसे यहाँ पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो काफी धुंधले थे। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगता है। तभी उसको झाड़ियों में किसी की होने की प्रेजेंस महसूस होती है और रियोटो वहाँ पर कहता है कि अंदर जो भी हो चुपचाप बाहर निकल आओ वरना मैं वहाँ पर बॉम्ब फेंक दूंगा। जहाँ से एक बहुत ही अजीब गरीब आदमी निकलता है जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। वो आदमी उसके बातों से इतना ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तभी रियोटा सोचने लगता है कि आखिर इस गेम के अंदर कितने लोग फंस गए हैं। जिसके बाद वो दोनों झरने किनारे आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था। हम सभी एक प्लेन में बैठे थे और अचानक इस दुनिया में गिर गए। जिस पर रियोटो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे साफ शब्दों में समझाओगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं घर पे था जहाँ पर दो ब्लैक सूट पहने हुए आदमी मेरे पास आते हैं। जिसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तब मैं इस दुनिया में आ चुका था। और हाँ, मुझे जहाँ तक याद है हम सभी लोग एक प्लेन में थे जहाँ पर सभी उम्र के आदमी, महिलाएं और बच्चे भी थे। और उसने ये भी कहा था ये गेम आपको बहुत मजे दिलाएगा। जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो कोई दूसरी दुनिया में नहीं है, दरअसल वो एक आइलैंड पे फंस गया है। और उस आदमी ने कहा था यहाँ पर कोई खाने पीने की चीजें नहीं होगी, अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो इस गेम को जीतना होगा। और हाँ, तुम सभी को लड़ाई करनी होगी इन्हें बॉम्ब्स के साथ जिनको पिन कहा जाता है। और आपके हाथों में एक डिवाइस लगाया गया है, वो तभी निकलेगा जब आपकी मौत हो जाएगी। और इस आइलैंड से तुम लोग जब निकल पाओगे जब तुम्हारे पास 8 चिप होंगी। और वहाँ पर उस आदमी को एक लड़की ने चुप रहने के लिए कहा और वो तुम थे रियोटो। पर तुम्हें देख के लगता है कि अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वहाँ पर सभी लोग डरे हुए थे पर सिर्फ रियोटो ही था जो उस आदमी के साथ लड़ रहा था और बहस कर रहा था। जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया और हाई वोल्टेज से तुम्हें बेहोश कर दिया। और तभी रियोटा कहता है कि अच्छा ये बात है, इसलिए मुझे शायद कुछ भी याद नहीं है। फिर रियोटो सोचता है कि अगर मुझे इस गेम से बाहर निकलना है तो 7 लोगों को मारना होगा। तभी वो आदमी कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। अगर हमें साथ में बाहर निकलना है तो हमें सिर्फ 14 लोगों को मारना होगा। और वो आदमी कहता है पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर इस गेम से बाहर निकलना है तो हमें ये सब करना ही होगा। तभी रियोटा सोचता है कि मैं भी किसी को मारना नहीं चाहता,
पर जैसे ही मैंने इस दुनिया में कदम रखा वैसे ही मैंने एक आदमी को खत्म कर दिया। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम जवान हो और मैं एक बूढ़ा आदमी। इतना कह के वो आदमी यहाँ से जाने लगता है। तभी रियोटो उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पर उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने बॉम्ब बचे हुए हैं और वो किस टाइप के हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे अभी अभी मिला हूँ, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे पास 2 बैग हैं जिसे देख के लग रहा कि तुमने किसी आदमी को मारा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने का थोड़ा टाइम दो। तभी रियोटा सोचता है कि ये बूढ़ा जरूर है पर ये काफी अक्लमंद है। तभी रियोटो उससे कहता है कि अरे जाने दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी ऐसी कोई भी शर्तें नहीं है। जिसके बाद वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और जान पहचान थोड़ी बढ़ाते हैं। दरअसल उसे बूढ़े आदमी का नाम कियोशी तायरा है। तभी रियोटा को कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो कियोशी से कहता है कि ये किस चीज की आवाज है। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये आवाज तो मुझे कल भी सुनाई दी थी। जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी पे उस आवाज का पीछा करते करते चले जाते हैं जहाँ पर वो एक प्लेन की आवाज है जिससे काफी सारे ड्रॉप नीचे गिर रहे थे। यहाँ पर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, जहाँ पर वो लोग हमें खाने पीने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं। रियोटो उस आदमी से कहता है कि वो सब खाना है। इतना कह के वो उसके तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो उस ड्रॉप के पास पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि एक लड़की उससे पहले वहां पर पहुंच गई है। ये सब देख के रियोटा काफी उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वो लड़की खत्म हो जाती है। और तभी वहां पर एक लड़का आता है, वो लड़की की चिप को निकालता है और उस बैग को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी रियोटा ये सब देखने के बाद सोच में पड़ जाता है कि अगर वो पहले गया होता तो शायद उस लड़की की जगह वो आज होता। और वो कहता है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा बेरहम हो गए हैं कि असली जिंदगी में गेम खेल रहे हैं। और इतनी देर में वो आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और तभी वो नीचे उस लड़की को देखता है, जिस पर वो रियोटो से कहता है क्या तुमने उसको मारा है। जिस पर रियोटो कहता है कि नहीं, मेरे आने से पहले किसी और ने उसे मार दिया था। और तभी रियोटो उस आदमी से कहता है कि ये जिंदगी और मौत का गेम है, अगर हमने किसी को नहीं मारा तो वो इंसान हमें मार डालेगा। तभी रियोटा यहाँ पर एक और पैराशूट देखता है और वो उससे कहता है कि ये हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है, अगर हम वहाँ गए तब भी मारे जाएंगे, अगर नहीं गए तो भूख से मर जाएंगे। जिस पर कियोशी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें लड़ना ही होगा, क्योंकि वैसे भी तो हमारी मौत ही होनी है। जिसके बाद वो दोनों खाना लेने के लिए उस पैराशूट की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें एक कीरा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक साइकोपैथ है। उसने अपनी असली दुनिया में काफी उल्टे सीधे काम किए थे। तभी उसे ढूंढते ढूंढते के बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है। दरअसल पेशे में वो एक वकील है। उस आदमी का नाम नासुमे है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर जब वो देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नकड़ी से लगभग 100 मेंढकों को मार डाला था। और ये सब करके कीरा को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो एक साइकोपैथ है। जिस पर नासुमे कहता है कि देखो, तुम्हें किसी जिंदा चीज को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए। जिस पर कीरा कहता है कि पक्षी भी मछलियों को मारकर खाते हैं, तो क्या ये भी गुनाह है। तभी ये कीरा को एक पैराशूट गिरते हुए दिखता है, जहाँ पर वो नासुमे से कहता है कि ये है क्या, ये तो कल भी गिरा था। जिस पर नासुमे कहता है कि मेरे ख्याल से शायद ये खाना है। ये सुनने के बाद वो लोग उसको हासिल करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। जिसके बाद कीरा और नासुमे कीरा के डैड को लेकर उस ड्रॉप के पास पहुंच जाते हैं। तभी कीरा के डैड उससे बीम लेकर पेड़ पर लगाने लगते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। जिस पर कीरा कहता है कि ये बीम मेरी है तो शायद मैं ही इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। तभी कीरा उस बीम को पेड़ पर लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो पेड़ नीचे गिर जाता है। तभी कीरा के डैड उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं जिसमें काफी सारा खाना था, और वो उन दोनों से भी कहते हैं अगर तुम दोनों को खाना चाहिए तो मेरे पीछे चलो। तभी नासुमे कहता है कि ये खाना हम सभी का है, तो हम सभी लोग मिल बांट कर खाएंगे। पर कीरा के डैड उसे धमकी देने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कानून नहीं चलता और यहाँ पर तुम कोई वकील भी नहीं हो, तुम एक भिखारी हो। और जंगल में सिर्फ एक ही रूल चलता है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही राज करेगा। तभी कीरा यहाँ पर बड़बड़ाने लगता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसके अखरोट दबा देते हैं और वो कहते हैं क्या तुम मेरे एहसान भूल गए। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कीरा अपने रूम में बैठे बैठे बटुम गेम खेल रहा था। और तभी उसके डैड आते हैं, उसमें एक लात झड़ देते हैं
और कहते हैं कि स्कूल जाने के बजाय तू यहाँ पर गेम खेल रहा है। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर उसके डैड उसे काफी बुली कर रहे थे। कीरा उनकी आदतों से परेशान हो गया था, जिसके बाद वो उनके ऊपर अपने बॉम्ब को फिट कर देता है। वो यहाँ पर कुछ कर पाती इससे पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। नासुमी को ये सब देखकर यहाँ पर उल्टी आने लगती है, लेकिन कीरा अब पहले से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी नासुमी उससे कहता है कि तेरा बाप तो पागल था ही, पर तू तो उससे बड़ा पागल है। इतना कह के वो यहाँ से भाग जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर रियोटो और क्योशी भी आ जाते हैं। तभी रियोटो कीरा से कहता है क्या तुमने इसको मार डाला, जिस पर वो कहता है हाँ, और यहाँ से खाना लेने लगता है। तभी रियोटो क्योशी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर कीरा कहता है कि तुम कितने ही भाग लो, तुम दोनों मेरे ही हाथों मरोगे। तभी वो यहाँ पर रेडार का यूज करता है, जिसे देखकर यहाँ पर रियोटो को पता चल जाता है कि वो हमारा पीछा कर रहा है। तभी क्योसे एक जगह पे टकरा कर गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। जिस पर वो रियोटा से कहता है कि मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी रियोटो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर छिप जाओ, बस हिलना मत, जिस वजह से तुम उसके रेडार से गायब हो जाओगे और वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। और मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उससे दिक्कत क्या है। अगर वो नहीं माना तो मुझे उसको सबक सिखाना पड़ेगा, वैसे भी मैं इस गेम का नंबर 1 प्लेयर हूँ। जिसके बाद रियोटा अपना रेडार को यूज करके कीरा के पास पहुँच जाता है। कीरा रियोटो को देखते ही उसके ऊपर अपनी बीम को फेंक देता है, लेकिन रियोटो उसकी बीम से बड़े ही आसानी से बच जाता है। उन दोनों की फाइट होती है, जहाँ पर रियोटो को समझ आ जाता है कि वो भी एक अच्छा बटूम प्लेयर है। मेरे ख्याल से शायद वो 2nd या 3rd प्लेयर है। दूसरी तरफ हमें क्योशी को दिखाया जाता है, जो अकीरा के डैड के हाथ से उस चिप को निकाल लेता है। दूसरी तरफ हमें कीरा को दिखाया जाता है, जो रियोटो से कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। पर रियोटो शांत रहकर उसे मारने का प्लान तैयार कर रहा था। जैसे ही कीरा थोड़ी आगे बढ़ता है, उसके साइड में के बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये नामुमकिन है, उसने ये सब कब कर लिया। बट कीरा को उसके धमाके से ज्यादा कुछ खास चोटें नहीं आई थी। वो रियोटा के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम एक वटुम प्लेयर हो तो मेरे साथ ढंग से लड़ो। पर रियोटा उसकी बात सुनकर यहाँ पर छिप जाता है, जिसे देखकर कीरा कहता है मुझे लगता है कि तुम सिर्फ गेम ही खेल सकते हो, क्योंकि तुम असली जिंदगी में शायद एक नालायक होगे। इतनी ही देर में कीरा उसके आसपास बॉम्ब को फेंक देता है, जिस वजह से वो उसका शरीर के पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से रियोटो का खून निकलने लगता है और अब उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था। जिसके बाद रियोटो उसके सामने आ जाता है और रियोटो को देखकर कीरा उसके ऊपर अपनी बीम को फेंक देता है, लेकिन रियोटो अब उससे डरता नहीं है। वो उसकी बीम के सामने अपने बैग को कर देता है, जिस वजह से वो बीम उसके बैग में चिपक जाती है। फिर रियोटो उस बैग को हवा में फेंक देता है और अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। तभी कीरा अपने रेडार से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसके ऊपर एक बॉम्ब गिरता है, जिस वजह से उसको आग भी लग जाती है, जिस पर कीरा कहता है कि अब लगता है कि वो फाइट में सीरियस हो गया है, अगर मैंने एक भी गलती की तो वो मुझे मार ही डालेगा। तभी वो फिर से अपने रेडार में उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वो रेडार उसे ढूंढने में असमर्थ होता है और फिर तभी रियोटो अचानक उसके सामने आता है और उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है। और ये सब होते हुए हिमेको भी ऊंचाई से देख रही थी। तभी रियोटो अचानक होश में आता है और वो देखता है कि मैंने ये क्या कर दिया, कहीं मैंने इस बच्चे को मार तो नहीं डाला। पर कीरा अभी जिंदा था, जिसके बाद रियोटो उसे बांध कर यहाँ से चला जाता है। तभी कीरा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन जिसने मुझे हराया। तभी रियोटो उसे अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर कीरा काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। फिर हमें क्योशी और रियोटो को एक झरने के पास दिखाया जाता है। तभी रियोटा उसे खाना देता है, जिसे देखकर क्योशी यहाँ पर रोने लगता है। तभी रियोटो सोचने लगता है कि जिंदगी में पहली बार कोई मेरे काम से खुश है। तभी झरने से उस बंदे की बॉडी बहती हुई आती है, जहाँ पर क्योशी उसे देखता है और कहता है कि आखिर इस बंदे ने पैंट क्यों नहीं पहनी है। और ये वही आदमी होता है जो कुछ समय पहले हिमेको को परेशान कर रहा था। तभी रियोटो क्योशी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, मुझे लगता है कि झरने के ऊपर कोई दुश्मन है। जिस पर क्योशी कहता है पर मैं जल्दी भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, पर तुम मेरी चिंता मत करो और कहीं जाकर छिप जाओ। तभी रियोटा कहता है कि आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो, इसलिए आप जल्दी जाके छिप जाइए और मैं देख कर आता हूँ कि कौन है।
जिसके बाद पहाड़ी के ऊपर वो उसे देखने के लिए निकल जाता है। पर वो उसे ढूंढने के लिए अपने रेडार को यूज करने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वो अपने रेडार को यूज करेगा तो दुश्मन को भी पता लग जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर छिप कर जाने का डिसाइड करता है और उसको ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ क्योशी भी उस आदमी के हाथ से चिप निकाल लेता है और यहाँ पर छिप जाता है और रियोटो भी उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। और तभी उसकी नजर एक सड़ी बॉडी के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसे यहाँ पर उल्टियाँ आने लगती हैं। फिर उसे लगता है कि अब उसे रेडार को यूज कर लेना चाहिए और तभी उसे एक आदमी दिख जाता है जिसने उस मोटे आदमी को मारा था। जिसे देखकर रियोटा कहता है कि ये है वो राक्षस जो लोगों को मार रहा है। पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो एक लड़की होती है जो उसे कुछ समय पहले झरने किनारे दिखी थी। तभी हिमिको को भी पता चल जाता है कि किसी ने अभी अभी उसको देखा है और वो यहाँ पर एक बॉम्ब को फेंक देती है, पर तुक्के में। जिसे देखकर रियोटा कहता है ये लड़की क्या पेड़ों को मारना चाहती है। पर जब वो बॉम्ब फटता है तो वो भी काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो एक स्मोक बॉम्ब था। पर उस ग्रेनेड के अंदर कुछ ऐसी गैसेस थी जो इंसान के संपर्क में आके उन्हें पूरा गला सकती हैं। जिसके बाद रियोटो वहां से भागकर खुले एरिया में आ जाता है। तभी वहां पर हिमिको भी आ जाती है। तभी हमें पता लगता है कि हिमिको ने वो बम जानबूझकर फेंका था। तभी रियोटो उसे ध्यान से देखता है, जहां पर उसे पता लगता है कि इसके पास काफी सारा आइटम है, इसका मतलब इसने काफी सारे लोगों को मारा है। तभी रियोटो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये गेम वाले चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ें और मरें। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी हिमिको रियोटा की बात मान जाती है और अपने बॉम्ब को ऑफ कर देती है। तभी रियोटो उसे समझाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हिमिको उसे खतरे की तरह देखने लगती है, क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ है, जिस वजह से वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहती। और फिर वो रियोटो के ऊपर बॉम्ब फेंक देती है, जिससे रियोटो बड़े ही मुश्किल से बचता है। पर हिमिको फिर से सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उस लड़के को मार दिया है। और तभी अचानक से रियोटा बाहर निकलता है और तभी हिमिको उसके हमले से बचती है और अपनी गन को बाहर निकाल लेती है, जहां पर उन दोनों के बीच एक महायुद्ध हो जाता है। तभी रियोटा उसमें एक लात मारता है, जहां पर उसकी गन उसके ही ऊपर चल जाती है, जिसका झटका उसे इतना तेज लगता है कि वो उसके ही ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद रियोटो आराम से उसे उठाता है और उसके सारे हथियार छीन लेता है, ताकि वो फिर से किसी को ना मार डाले। यहाँ पर हिमिको बेहोश थी, पर उसके सपनों में वही आदमी आ रहा था जिसने उसके साथ गलत करने का सोचा था। और फिर अचानक से वो यहाँ पर होश में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रियोटो उसके पास बैठा है। तभी रियोटो उसे बताता है कि तुमने अपने ही गन से अपने ऊपर शॉक लगा लिया था, जिस वजह से तुम यहाँ पर बेहोश हो गई थी। उसी के साथ वो ये भी कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी हिमिको अपने पॉकेट से एक टाइमर बॉम्ब निकालती है, जिसे देखकर रियोटा की फट जाती है। और तभी हिमिको कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम मेरे साथ गलत करोगे और मुझे मार डालोगे। इससे अच्छा ये होगा कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। और फिर कुछ ही देर में धमाका होने ही वाला था। तभी अचानक रियोटा उसके ही हाथ से उसके बॉम्ब को ऑफ कर देता है और रियोटा हिमिको से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी तकलीफ से गुजर रही हो। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है, जहां पर रियोटा उसकी मुलाकात क्योशी से करवाता है। तभी क्योशी हिमिको से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और तभी हिमिको कहती है मैं इस जगह से निकल के कहाँ जाऊंगी, जबकि यहाँ पर भेजने वाले मेरे ही अपने लोग हैं। जिस पर क्योशी कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी रियोटो को भी अपने पाप अपनी आंखों के सामने आने लगते हैं कि उसने अपनी मॉम को काफी परेशान किया। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। शायद इस वजह से मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पर ले आई है। तभी क्योशी कहता है कि जो भी हो, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। और फिर तभी रियोटो को झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती है, जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। और तभी रियोटो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर तभी क्योशी टॉर्च को उठाकर उस तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी छिपकली दिखती है जो इंसानों को खाती थी, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। वो सभी लोग डर जाते हैं और उस छिपकली से बचने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो सभी छिपकलियाँ उनके खाने के आसपास घूम रही थीं। फिर रियोटा उनके नज़दीक चला जाता है और एक पत्थर को उठा लेता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाना। अगर खाना नहीं तो वो लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
जिसके बाद क्योशी अपने बैग से एक बीम को निकाल लेता है और उन छिपकलियों के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो बीम नहीं फटती। जिसके बाद वो एक दूसरी बीम को निकालता है पर वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस पर वो कहता है कि आखिर क्या मसला है। तभी उसे याद आता है कि ये बैग तो कीरा का है, जब तक वो नहीं मर जाता हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना बैग ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर छिपकलियाँ काफी नजदीक आ जाती हैं, जहाँ पर क्योशी उन्हें भगाने की अपनी पैरों से कोशिश कर रहा था, पर वो छिपकलियाँ हैं कुत्ते नहीं, जहाँ पर एक छिपकली उसको काट लेती है। तभी रेवटा यहाँ पर अपने बॉम्ब को फेंक देता है, जिसके धमाके की आवाज से वो सारी छिपकलियाँ डर के भाग जाती हैं। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर क्योशी के पैर में काफी चोट लगी थी, जिस वजह से वो लकड़ी लेकर चल रहा था। पर हिमी को छिपकली से इतने ज्यादा डर गई थी कि वो यहाँ पर बेहोशी हो जाती है, जहाँ पर रेवटा अपनी पीठ पे बिठार के उसे ले जा रहा था। तभी रेवटा उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सामान दे दिया, वैसे ही तो आपके पैर में चोट लगी है, हमें इसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। जिस पर क्योशी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे माहौल में जहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो, वहाँ पर मुझे तुम्हारे जैसा लड़का मिला। सच में रेवटा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तभी क्योशी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी गलत काम किए हैं और शायद मेरे कर्मों के फल ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। और तभी अचानक यहाँ पर कुछ छिपकलियाँ आ जाती हैं। तभी वो छिपकलियाँ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर बचने के चक्कर में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद रेवटा क्योशी को आवाज लगाने लगता है, क्योंकि सारे बॉम्ब उसी के पास थे। जिसके बाद वो उसे रडार में भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं दिखता, जिसका मतलब है कि उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योशी ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा सामान लेके भाग गया, जिसमें खाना भी था और कुछ हथियार भी थे। जिसके बाद रेवटा यहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि उसके पास सरवाइव करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, और वो कहता है कि गद्दार बुड्ढे तू मुझे छोड़ के चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद रेवटा के सामने कुछ छिपकलियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर उसे अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा नहीं बचा जिससे वो छिपकलियों का सामना कर सके। और फिर तभी अचानक एक बीम आके गिरता है, जहाँ पर वो क्योशी ने फेंका था, और क्योशी यहाँ पर कहता है कि मैंने कई बार रडार को ऑन करके देखा पर तुम उसमें दिखे ही नहीं, मैं बहुत ही मुश्किल में तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। तभी रेवटा को याद आता है कि अगर हम एक ही समय पे दोनों रडार को चालू करें तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। दरअसल कहने का मतलब है कि वो दोनों ही रडार फेल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर चलते हुए उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पर वो रात गुजार सकते हैं, जहाँ पर अभी भी वो छिपकलियाँ उनके पीछे थी। जहाँ पर क्योशी कहता है कि हमें साथ में ऊपर जाना होगा, क्योंकि हिमे को अभी होश में नहीं आई थी। जहाँ पर वो कोशिश करते हैं साथ में ऊपर जाने की और नीचे गिर जाते हैं, और इतनी ही देर में छिपकलियाँ उनके काफी नजदीक आ जाती हैं। जहाँ पर क्योशी रेवटा से कहता है कि तुम इस लड़की को लेकर ऊपर जाओ, जब तक मैं इन छिपकलियों को रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर रेवटा हिमिको को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। जिसके बाद उसे भी रोना आ जाता है, क्योंकि यही कर्मा है। जिसके बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है और अपने मतलब के बारे में सोचने लगता है, और फिर अकेला ही ऊपर जाने लगता है। जिसे देखकर क्योशी कहता है, क्या तुम इस लड़की की बलि देना चाहते हो? तुम्हें याद होना चाहिए कि हम सभी ने वादा किया था कि हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं होने देंगे और यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। और फिर तभी रेवटा फिर से होश में आता है और अपनी बीम को लेकर उन छिपकलियों के ऊपर फेंक देता है, पर वहाँ पर धमाका नहीं होता, वहाँ पर गैस फैल जाती है, और आपको तो पता ही है कि इस गैस से क्या होता है। जिस पर क्योशी कहता है कि ये बीम तो उसकी है, पर तुमने कैसे इस्तेमाल कर ली? पर तुमने ही तो कहा था कि हम किसी और की बीम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो मर ना जाए। जिस पर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने इस बीम को उसके ही हाथों से एक्टिवेट किया। और फिर थोड़ी देर बाद हिमिको भी यहाँ पर जाग जाती है, जिसके बाद वो घर के ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेवटा क्योशी के लिए कुछ पानी लेकर आया था ताकि उसके जख्मों को साफ कर सके वो। और तभी रेवटा हिमिको से कहता है कि आओ और इसको पकड़ो, पर हिमिको उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी भी आदमी को नहीं टच करूंगी। जिस पर रेवटा कहता है कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, हमें क्योशी की जान बचानी होगी, वरना तुम्हारी वजह से ये मारा जाएगा। फिर हिमिको भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है, जिसके बाद हमें बटुम कंपनी को दिखाया जाता है, जो इन सभी के ऊपर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें हिमिको के पास रेवटा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि हम लोग एक ही टीम में हैं, पर मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। जिस पर हिमिको कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे फोन में एक फोटो देखी जो बटुम गेम की कॉस्प्ले की थी। जिस पर हिमिको उसे एक झड़ देती है और कहती है कि मेरे फोन में झांकना बंद करो। जिसके बाद रेवटा उससे पूछता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे पास काफी सारा खाना और काफी सारे बीम थे, तो मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा?
और तभी क्योशी कहता है क्या तुम इसको खूनी कह रहे हो, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि नहीं, यहाँ पर हम सभी लोग खूनी हैं। जिस पर हिमिको कहती है कि मैं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी रेवटा कहता है तो क्या ऐसा है क्या, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम कब किसको निपटा दो तुम्हारा ठिकाना नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर वो भरोसा नहीं दिखता, मुझे लगता है कि तुम हम दोनों को मार के हमारी चिप चुरा के यहाँ से भाग जाओगी। और तभी यहाँ पर कोई रेडार को ऑन करता है जहाँ पर सभी लोग एक ही जगह पे खड़े थे, जहाँ पर रेवटो कहता है कि उसने शायद हमें नहीं देख पाया। जिस पर हिमिको कहती है पर मैं उसके रेडार में आ चुकी हूँ। इतना कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी रेवटा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर गेम के अंदर रेवटा और हिमिको की शादी हो गई थी। जिस पर रेवटा कहता है क्या हम हकीकत में मिल सकते हैं, पर हिमिको उसे मना कर देती है। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर रेवटा उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने अभी अभी रेडार को ऑन किया, पर उसमें उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी अचानक एक आदमी उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर रेवटा को जैसे ही पता लगता है वो उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो रेवटा की जान चली जाती, क्योंकि उस बंदे ने चाकू से उसके ऊपर अटैक किया था। फिर वो उस बंदे से जान बचाने के लिए यहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसके पीछे वो हट्टा कट्टा आदमी भी आ जाता है, जहाँ पर रेवटो अपनी बीम को निकाल लेता है और उसको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि हम साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और हमें किसी को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो हट्टा कट्टा आदमी उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों के बीच बस लड़ाई होने ही वाली थी। इतनी देर में अचानक इनके पास आकर एक बॉम्ब गिरता है, जिससे फौरन रेवटा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये बॉम्ब नासुमी ने फेंका है, जो अब उस हट्टे कट्टे आदमी के साथ मिल गया है। और तभी उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है। इतनी ही देर में वो हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर रेवटा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम क्योशी और हिमिको को देखते हैं जो एक सुरक्षित जगह पे छिपे हुए थे और तभी उनको एक धमाके की आवाज आती है। फिर हमें रेवटा को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने मार पीट कर उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। और फिर वो हट्टा कट्टा आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम इस लड़के को चाकू मार के खत्म कर दो, मैं इसके ऊपर अपने बॉम्ब को जाया नहीं करना चाहता। और फिर तभी रेवटो भी यहाँ पर होश में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पास से गन को निकालता है और उस बूढ़े आदमी को शॉक देके यहाँ से भाग जाता है। और फिर तभी नासुमी कहता है कि ओए तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाके उस लड़के को पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। जिस पर वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से भाग जाए और अपने साथियों की मदद ले, जिसके बाद हम लोग उन्हें एक साथ खत्म कर देंगे। फिर रेवटा भागकर हिमिको और क्योशी के पास पहुंच जाता है और तभी हिमिको कहती है कि आखिर किसने तुम्हारा इतना बुरा हाल किया, अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग यहाँ से निकल पाते इतनी ही देर में वो आदमी यहाँ पर आ जाता है और फिर अचानक वो अपनी चाकू को बाहर निकाल कर रेवटा के ऊपर हमला कर देता है। पर रेवटा की जान बचाने के लिए क्योशी उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं। उसी के साथ वो रेवटो को धक्का देता है, जिसके बाद रेवटो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है, जहाँ पर उस बंदी को लगता है कि रेवटो अब शायद मर चुका है। जिसके बाद वो आदमी हिमिको को घूर कर देखने लगता है। तभी रेवटो होश में आता है, दरअसल वो एक पेड़ पर फंस चुका था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। फिर वो ऊपर आता है जहाँ पर वो देखता है कि क्योशी को वो लोग यहीं पर छोड़ गए हैं, पर खाना और हिमिको को अपने साथ ले गए हैं। तभी रेवटो को हिमिको का फोन दिखता है, जहाँ पर वो उसका फोन उठाता है जिसमें हिमिको लिखा था, जिस पर उसे याद आता है कि कहीं ये मेरी हिमिको तो नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है, जिस पर क्योशी रोने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी रेवटा कहता है पर मुझे उसे बचाना ही होगा। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर रेवटा उन लोगों को ढूंढ लेता है जो हिमिको को लेकर गए थे। वो लोग बढ़िया अपना भोजन पानी कर रहे थे, जहाँ पर हिमिको उनसे कहती है कि वो मेरा खाना और मेरा पानी है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम एक चोर हो और ये खाना पानी सारा मेरा है। जिस पर हिमिको कहती है तो फिर मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा है, इससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, पर मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए लाया हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ में एक कट मार देता है और ये देखकर वो काफी खुश होने लगता है। और फिर तभी अचानक यहाँ पर कोई रेडार को ऑन करता है, जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि शायद वो बच्चा अभी तक जिंदा है। और फिर वो नासुमी से कहता है कि तुम यहीं पे रुको और अपने पिन को सेट कर दो, ताकि जैसे ही वो आए और मर जाए। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक उसको एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जहाँ पर उसे लगता है कि नासुमी ने उस बच्चे को शायद मार दिया है। जिसके बाद भागकर वो नासुमी के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुमने कोई बॉम्ब फेंका था। जिस पर नासुमी कहता है हाँ फेंका तो था, पर वो बच्चा पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया।
जिसके बाद हमें रेवटा को दिखाया जाता है जो सबसे छिपकर छत के ऊपर चला गया था। फिर वो उस रूम में भी चला जाता है जहाँ पर हिमिको को उनने किडनैप करके रखा था। और फिर तभी अचानक एक छिपा हुआ पिन वो सीधा नीचे गिरने लगता है, पर नीचे गिर पाता इससे पहले रेवटा उसे पकड़ लेता है और नीचे नहीं गिरने देता। जिसके बाद वो नासुमी के पिन को बंद कर देता है और फिर वो हिमिको के पास पहुंच जाता है जहां पर हिमिको उसे देखकर रोने लगती है। और तभी रेवटा उससे पूछता है क्या तुम बटुम खेलती हो, जिस पर हिमिको हाँ कहती है। और रेवटा उससे कहता है क्या तुम्हारा नाम हिमिको है, जिस पर वो कहती है हाँ, पर वो मेरा इन गेम नेम है। और फिर वो पूछता है क्या तुम किसी साकामोटो नाम के बंदे को जानती हो, पर वो उसे मना कर देती है कि मैं ऐसे नाम के बंदे को नहीं जानती। जिस पर रेवटा को लगता है कि वो एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जहाँ पर काफी लोग उसे खेलते हैं और हो सकता है कि एक ही नाम के कई सारे लोग हों। जिसके बाद हमें उस हट्टे कट्टे आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नासुमी से कहता है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 दरवाजे हैं, इसीलिए तुम वहाँ पर जाओ और जैसे ही वो निकले उसे मार डालो। और फिर तभी नासुमी को अचानक रेवटो दिखता है और वो उसका पीछा करके उसके ऊपर बॉम्ब को फेंकने लगता है। और फिर जैसे ही रेवटा को मौका मिलता है वो नासुमी के ऊपर उसका ही बॉम्ब को डाल देता है और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है नासुमी वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है जो हिमिको को पकड़ के उसके गले पे नाइफ रख लेता है, पर उस आदमी को रेवटो नहीं दिखता है जहाँ पर वो अपनी नाइफ को फेंक कर कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, हम फाइट करेंगे बिना किसी हथियार के। तभी अचानक से रेवटो आता है और उसकी नाइफ को उठा लेता है, पर रेवटो यहाँ पर कुछ कर पाता इससे पहले वो आदमी आकर उसको मारने पीटने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी रेवटो को मारने ही वाला था, तभी रेवटो को अपने फ्लैशबैक के बारे में कुछ याद आता है जहाँ पर वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं की, मैंने हमेशा अपने माता पिता का दिल दुखाया और मैंने अपना सारा जीवन उस फालतू गेम के ऊपर वेस्ट कर दिया। तभी अचानक ही हिमिको रेवटा की जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस आदमी को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तभी अचानक वो आदमी नोटिस करता है कि उस लड़की ने मेरे ऊपर बॉम्ब को फिट कर दिया और फिर वो ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाता है जिसके अंदर से गैसेस निकलती हैं जो इंसानों की हड्डियां तक गला सकती हैं। मौके को देखकर हिमिको रेवटा को लेकर यहाँ से भाग जाती है, पर उन लोगों को यहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और अब गैसेस भी उनकी काफी नजदीक आती जा रही थी। और फिर तभी रेवटो को यहाँ से निकलने की एक जगह दिखती है और तभी अचानक वो वहाँ पर चढ़ जाता है और हिमिको को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी आकर हिमिको का पैर पकड़ लेता है जिसका बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो हिमिको से कहता है कि तुमने ये मेरी हालत की है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी रेवटा को यहाँ पर एक आइडिया आता है और वो उस बंदे के नीचे एक बम को फेंक देता है जहाँ पर वो बंदा उस बम को बंद करने के लिए हिमिको को छोड़ देता है, पर वो उसे बंद नहीं कर पाता है और वो बम यहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है जिस वजह से हिमिको यहाँ पर डर जाती है और रेवटा के गले लग जाती है। जिसके बाद हमें बॉटम गेम के डेवलपर को दिखाया जाता है जो दूर से बैठे इन सभी को देख रहे थे, जहां पर वो कहते हैं आखिरकार साकामोटो ने उस आदमी को हरा ही दिया, अब साकामोटो का प्राइस पूल बढ़ने वाला है। तभी हमें पता लगता है कि दुनिया भर के सभी अमीर लोग उन सभी के ऊपर बैट लगा रहे हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर हमें एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इतनी ही देर में इनके नीचे बड़ी छिपकलियाँ आ जाती हैं जहाँ पर वो आदमी कहता है कि हम लोग सुरक्षित हैं। वो छिपकलियाँ इतनी ऊंचाई पे नहीं आ सकती। उसी के साथ वो लेडी भी उससे काफी मीठी मीठी बातें कर रही थी और फिर जब उस लेडी को मौका मिलता है वो अपना रंग दिखा देती है और उस आदमी को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है जिस वजह से उस आदमी को वो छिपकलियाँ खा जाती हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें रेवटा और हिमिको को दिखाया जाता है जहां पर रात हो चुकी थी। तभी रेवटा हिमिको को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाकर सोता हूं। पर हिमिको उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम यहीं पर सो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर वो लोग एक बाउंड्री बना के वहीं पर लेट जाते हैं। जिसके बाद हिमिको उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाने क्यों आए थे। जब मैं ऊपर से नीचे गिरा तब मैंने तुम्हारे फोन में हिमिको नाम देखा जिससे मुझे लगा कि तुम शायद मेरी हिमिको हो। ये सुनने के बाद हिमिको यहाँ पर रोने लगती है और फिर रोते रोते वो सो जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें एक रहने वाली जगह दिखती है। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारा सामान और एक लालटेन रखी होती है और तभी एक औरत रेवटा के ऊपर अचानक अटैक कर देती है जहाँ पर रेवटा अपने आप को बचाता है और उस लेडी को बेहोश कर देता है।
और फिर थोड़ी देर बाद हिमिको उस औरत के पास आती है जहाँ पर उस औरत की आंख खुलती है, जिसके बाद र्योटा उसके घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो लेडी हिमिको को अपने बारे में बताती है कि मैं किसी आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे धोखा देने वाला एक आदमी ही था। जहाँ पर उस लेडी के साथ काफी गलत हुआ था, उसका तो किसी भी चीज में कोई भी कसूर नहीं था। तभी हिमिको उससे कहती है पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, र्योटा ने काफी बार मेरी जान बचाई है इसलिए मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ। जिसके बाद वो र्योटा के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उस औरत के साथ क्या हुआ है। जहाँ पर उस लेडी का एक भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था, जहाँ पर उस आदमी ने 4 चिप को कलेक्ट किया था, पर उस आदमी को 5वीं चिप नहीं मिली तो उसने उस लेडी का हाथ काट डाला। और फिर सारी चिप इकट्ठा होने के बाद उसे लेने एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें बैठकर वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। जिसे सुनकर र्योटा समझ जाता है कि ये गेम अभी से नहीं काफी लंबे समय से चल रहा है। जिसके बाद वो क्योशी के पास जाता है जहाँ पर किसी ने क्योशी को मलहम पट्टी कर दी थी। जब र्योटा वहाँ पर पहुँचता है तो वो ये सब देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि ये वही आदमी था जिसने उस लेडी को धोखा दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर ड्रॉप गिरना चालू हो जाते हैं जहाँ पर वो सभी उसको पाने के लिए भागने लगते हैं। तभी र्योटा अपना रेडार यहाँ पर ऑन करता है जहाँ पर उसे काफी सारे लोग दिखते हैं जो उस ड्रॉप के पीछे थे। तभी खाने के पीछे एक और लड़का र्योटा के साथ भाग रहा था और फिर तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर बीम फेंक देते हैं, पर निशाना बेकार होने के कारण दोनों ही बच जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर वो धोखेबाज लेडी भी आ जाती है जो हिमिको को एक लात मारती है और उसके ऊपर बीम फेंक देती है। इतनी ही देर में वो डॉक्टर उस ड्रॉप के खाने को पकड़ लेता है जिसने उस लेडी को धोखा दिया था और यहाँ से चला गया था। पर अब वो फिर से इस दुनिया में फंस चुका है जहाँ पर फिर से उसे चिप को कलेक्ट करना होगा। इतनी ही देर में उसके ऊपर एक दूसरा आदमी स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे डर कर वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। और तभी र्योटा वहाँ पर आके उस बैग को पकड़ लेता है जिसमें खाना था। जिसके बाद हमें उस धोखेबाज लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेट कर रही थी अपना बॉम्ब फटने का, जिसके बाद वो हिमिको की बॉडी से चिप बाहर निकाल सके। पर तभी अचानक हिमिको उसके बॉम्ब से बच जाती है और उससे लड़ने के लिए उसके पास आ जाती है। जिसके बाद हमें र्योटा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाने को लेके यहाँ से भाग रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर कोई एक बीम फेंक देता है जो कि एक फायर बीम थी, जिस वजह से उसके आसपास चारों तरफ आग लग जाती है। जिसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी र्योटा के ऊपर फायर बीम को फेंका था, उसके साथ एक कीड़ा भी था। और फिर तभी अचानक एक लड़का आता है, वो उसका बैग छीनकर पानी में कूद जाता है, पर र्योटा उस बैग को ऐसे नहीं जाने देता, वो उसके पीछे पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हमें वो धोखेबाज औरत और हिमिको को दिखाया जाता है जहाँ पर वो औरत उसे अपनी बातों में फंसाकर जकड़ लेती है। जिसके बाद हिमिको अपनी पूरी ताकत लगा के उस लेडी को फेंक देती है, पर वो औरत उससे काफी ज्यादा ताकतवर थी जहाँ पर वो औरत उसे पकड़ के जमीन पर पटकने लगती है। इतनी ही देर में अचानक कोई यहाँ पर बॉम्ब फेंक देता है और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है जहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वही डॉक्टर आ जाता है जिसने क्योशी की मलहम पट्टी की थी और एक औरत को धोखा दिया था, जहाँ पर वो उन दोनों को देखने के लिए आया था कि आखिर वो जिंदा हैं या फिर मर गए, ताकि वो आदमी उन दोनों की चिप निकाल सके। दरअसल उस आदमी का नाम दाते है। और तभी अचानक उसे हिमिको दिखती है जो उसके बॉम्ब से बच गई थी, जहाँ पर वो अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर बॉम्ब फेंका था। बट हिमिको अपने मन में सोचती है कि ये बड़ा शातिर आदमी है, ये हम दोनों को साथ में मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हमें र्योटा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पानी से बाहर निकल के उस लड़के का इंतजार कर रहा था, पर उस लड़के की बजाय यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी जिसके पास से फायर पिन थी वो यहाँ पर आ जाता है। पर उस आदमी को एक खाने से भरा बैग दिखता है जहाँ पर वो बिना सोचे समझे उसको उठाता है और अचानक वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का उस आदमी के पास आता है। दरअसल उस लड़के का नाम ओडा है और फिर वो ओडा उसकी चिप को बाहर निकाल लेता है और अपना खाना उठा के यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक र्योटा उसके पीछे आ जाता है और र्योटा उसे रुकने के लिए कहता है, अगर वो नहीं रुका तो वो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देगा। फिर र्योटा उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, जिस पर वो चला भी जाता है। जिसके बाद र्योटा सोचने लगता है कि ये लड़का बहुत ही शातिर है, ये इतनी आसानी से अपना खाना छोड़ के यहाँ से नहीं भाग सकता। जिस पर उसे ओडा के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर इसने कोई जाल तो नहीं बिछा दिया। फिर र्योटा आराम आराम से अपने खाने की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक वो लड़का कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस गए। जिसके बाद ओडा अपने मुंह से एक रिमोट को बाहर निकालता है और फिर ओडा यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पर उसे लगता है कि शायद वो लड़का मर गया है।
पर शायद वो एक बात भूल गया था कि र्योटा इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। जिसके बाद ओडा उस मरे हुए बंदे के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा था। वो उसकी फायर बीम को उठा लेता है और र्योटा के ऊपर हमला करता है, पर र्योटा उसकी बीम से बच के पानी में कूद जाता है, जहाँ पर ओडा को लगता है कि उसने र्योटा को मार दिया। तभी हिमिको बॉम्ब की आवाज सुन के वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर उसे लगता है कि र्योटा को उस लड़के ने मार दिया। इतनी ही देर में यहाँ पर दाते आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, अगर तुम उसको बचाने के लिए गई तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। दूसरी तरफ र्योटा सब सामान उठा के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसको र्योटो दिखता है जो अभी भी जिंदा था, पर ओडा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सामान उठाता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद र्योटा पानी से बाहर निकल आता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। जब वो चट्टान के ऊपर देखता है तो वहाँ पर कीड़ा होता है जो उसकी तारीफ कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद र्योटा यहाँ पर इतना ज्यादा थक गया था कि वो वहीं पर लेट जाता है। इतनी देर में यहाँ पर दाते और हिमिको आ जाते हैं, जहाँ पर हिमिको उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर हमें ओडा और उस धोखेबाज औरत को दिखाया जाता है जो दोनों खाना खा रहे थे, पर उस औरत को ये खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। जिस पर ओडा उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा तो यहीं पर रख दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद सीन कट होता है, जहाँ पर हमें र्योटा को दिखाया जाता है जो काफी कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि ओडा की आवाज उसने कहीं न कहीं तो सुनी है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर र्योटा अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। वहाँ पर एक ओडा नाम का लड़का था जो उसके साथ ही पढ़ता था। वो स्कूल में बहुत पॉपुलर था, काफी सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी और वो हर चीज में बेस्ट था। पर वो मेरे सिवाय किसी से बात नहीं करता था, जिस वजह से मैं उसे अपना दोस्त समझने लगा। पर एक दिन ओडा को पता चला कि र्योटा क्लास की एक लड़की को पसंद करता है, पर ओडा उस लड़की को सेट करके उसके साथ काफी एंजॉय करता है। जब ये बात र्योटा को पता लगी तब उन दोनों का झगड़ा हो गया और फिर वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर र्योटा दाते का खाना बना रहा था, जिस पर दाते सोचता है कि कहीं ये मेरा सारा खाना ना खा जाए, मैंने इन सबसे दोस्ती करके कहीं भूल तो नहीं कर दी। जिसके बाद र्योटा उसे खाना देने के लिए शुक्रिया कहता है, जहाँ पर दाते हंसने लगता है, बट उसके मन के अंदर बहुत ही नफरत भरी हुई थी। तभी हिमिको र्योटा को अपने पास बुलाती है, उससे एक जरूरी बात है करने के लिए। जिसके बाद हमें दाते को दिखाया जाता है जो क्योशी को देखकर काफी नाराज हो रहा था और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे इन सभी से छुटकारा पाना होगा। और फिर इतनी ही देर में यहाँ पर र्योटा आ जाता है और वो दाते से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम एक डॉक्टर हो तो मेडिसिन ढूंढने में हमारी काफी हेल्प होगी। जिसके बाद र्योटा उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी र्योटा हिमिको की तरफ देखता है जो काफी उदास लग रही थी, जिस पर वह पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, कोई दिक्कत है क्या? जिस पर हिमिको कहती है कि ये दाते मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता। जब मैं एक दूसरी लड़की के साथ लड़ रही थी तभी मेरे ऊपर इसने बॉम्ब फेंका और मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं जब उसके हमले से बच गई, जहाँ पर वो मुझसे कहने लगा कि अरे शुक्र है कि तुम जिंदा बच गई, वो बॉम्ब मैंने तुम्हें बचाने के लिए फेंका था। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये जगह काफी बड़ी है तो हमें अलग अलग जाके ढूंढना होगा। पर दाते को ये जगह अच्छे से पता थी क्योंकि 6 महीने पहले वो यहीं पर था और तो और उसको ये भी पता है कि मेडिसिन आखिर कहाँ रखी है। जब दाते उस रूम में पहुंचता है जहां पर उन्हें मेडिसिन की डेट निकल गई थी और वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी तो उन सभी को मारना है। इतनी ही देर में र्योटा वहां पर आ जाता है, जहां पर वो दाते से कहता है कि अरे क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी रूम भी ढूंढ लिया। जिसके बाद वो उसके कंधों पर हाथ रखता है और अच्छे बनने की एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि हम सभी को भरोसे के साथ चलना होगा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम सभी लोगों को बचा लोगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी र्योटा कहता है कि हमें हिमिको को सिग्नल दे देना चाहिए, पर जब वो अपने रेडार को ऑन करता है जहाँ पर हिमिको उसके तरफ भागकर आ रही थी और वो चीखती हुए कहती है कि तुम्हारे पास जो बैग है जो दाते ने दिया है उसके अंदर बॉम्ब है। पर र्योटा यहाँ पर कुछ समझ पाते इससे पहले दाते उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद हिमिको यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बहुत ही खास इंसान को खो दिया था। जिसके बाद दाते हिमिको के नजदीक आता है, वो उसके ऊपर भी बॉम्ब फेंकने वाला था, पर इतनी ही देर में वो लेडी आ जाती है जिसको दाते ने 6 महीने पहले धोखा दिया था। उस औरत का नाम शिक्की है। वो उसके ऊपर हमला करके हिमिको के पास चली जाती है, जिसे देखकर दाते कहता है कि तू अभी तक जिंदा है पर अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जिसके बाद शिक्की हिमिको को लेकर यहाँ से भागने लगती है। तभी दाते उसके सामने एक बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं।
जिसके बाद शिक्की एक सेफ जगह पे जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है, पर हमारे पास भी कुछ बेहतरीन है, देखना चाहोगे? इतना कहने के बाद वो दाते के ऊपर अपने बॉम्ब को फेंक देती है, जिससे दाते डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से शिक्की उसका पीछा करने लगती है। पर दाते यहाँ पर बहुत ही सादेर आदमी है, जहाँ पर वो शिक्की को अपने प्लान में फंसाना चाहता था, और होता भी कुछ ऐसे ही है जहाँ पर शिक्की उसके जाल में फंस जाती है, जिसे देखकर हिमिको रोने लगती है और कहती है कि आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, मैं इससे पहले तुम्हें बता देती कि मैं तुम्हारी हिमिको हूँ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमिको और रेवटा साथ में गेम खेला करते थे। क्योंकि हिमिको के साथ कोई भी गेम नहीं खेला करता था, सब लोग उसको छोड़ के चले जाते थे, पर रेवटा हमेशा उसके साथ रहता था और हर गेम में उसे जीतने में मदद करता था। जिसके बाद वो यहाँ पर फूट फूट के रोने लगती है और तभी यहाँ पर दाते आता है। वो उसके दर्द को बढ़ाने लगता है और उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वहाँ पर मैंने बॉम्ब लगाया है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हिमिको शिक्की को अपने साथ लेकर आई थी और वो कहती है कि मैं चाह कर भी एक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही। जिस पर शिक्की कहती है कि आखिर वो कौन है। जब वो उसको देखती है तो वो कहती है कि क्या यही इंसान है, क्योंकि ये वही इंसान होता है जहाँ पर शिक्की कभी इससे प्यार किया करती थी, पर उसने अपने फायदे के लिए शिक्की को बहुत ही बुरा धोखा दिया था, जिसको वो कभी भुला नहीं पाई और हर आदमी से नफरत करने लगी। और शिक्की ने ही हिमिको को बताया था कि उसके पास रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है, तो वो कहीं पर भी छिपा सकता है और वो ऐसी जगह लगाएगा जो तुम्हारे काफी नजदीक हो, जिससे तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हो, और वो आज ही तुम दोनों को खत्म कर देगा। तभी हिमिको दाते को उस बैग में बॉम्ब रखते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो भागकर रेवटा को बचाने के लिए जाने लगती है। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हिमिको भी अब मरना चाहती थी। तभी भागते हुए यहाँ पर दाते आता है, वो रेवटा की बीम उसके ऊपर फेंकता है, पर वो बीम हिमिको को लगकर नीचे गिर जाती है। वो बार बार उसकी बीम को ट्राई करने की कोशिश करता है, फिर उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर रेडार को ऑन करता है, जहाँ पर उसका शक सही होता है, रेवटा अभी मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। तभी हिमिको रेवटो को देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी हमें रेवटो के बारे में बताया जाता है कि आखिर वो किस तरह से उसके बॉम्ब से बचा था। जिसके बाद दाते उसे देखकर यहाँ से डर के भागने लगता है और जाके एक जगह पे छिप जाता है और उसके यहाँ पर आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो उसे भी अपने जाल में फंसाना चाहता था। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब वो अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करता है तो वो बॉम्ब उसके ही साइड में आके फटता है। बॉम्ब के हमले के बाद दाते यहाँ पर जिंदा तो बच जाता है, पर वो यहाँ पर काफी जख्मी हो गया था। जहाँ पर दाते अपने आप को बहुत ही सातिर आदमी समझता था, पर शायद वो ये भूल गया था कि रेवटा उस गेम का नंबर 1 प्लेयर है और वो स्ट्रेटेजी बनाने में दाते से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसे पता था कि दाते यहाँ पर आएगा जहाँ पर उसने बॉम्ब की जगह पहले ही बदल दी थी। तभी हिमिको रेवटा के पास आती है और उससे कहती है कि हमें क्या इसको मारना पड़ेगा। जिस पर रेवटा कहता है कि जरूर, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये किसी और को मार डालेगा। इतनी ही देर में यहाँ पर शिक्की आ जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तो मैं मारूंगी। जहाँ पर दाते अपनी मौत को इतने नजदीक देखकर उससे माफी मांगने लगता है, जहाँ पर शिक्की उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ और बाकी सभी के साथ जितना गलत काम किया है ना, उसके लिए कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इतना कहने के बाद शिक्की उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे दाते डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि शिक्की ने उसे नहीं मारा, क्योंकि कभी वो उससे प्यार किया करती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हिमिको नहा रही थी, उसके साइड में बैठकर रेवटो भी उसकी रक्षा कर रहा था और वो लोग बात कर रहे थे कि शिक्की ने दाते को क्यों नहीं मारा। जिस पर रेवटा कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं कभी भी किसी औरत को नहीं समझ पाता। फिर वो उसे कुछ बॉडीज के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हम इन सभी की चिप ले सकते हैं, क्योंकि पहले ही वो 3 लोग मर चुके हैं, पर किसी ने अभी तक उनकी चिप नहीं निकाली। इस प्लान को सुनकर हिमिको बहुत ही खुश हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल आती है, पर वो शायद भूल जाती है कि उसने कोई भी क्लॉथ नहीं पहना है। पर जब रेवटो उसकी तरफ देखता है तो घबरा कर चीखने लगता है। जिसके बाद सीन कट होता है। वो लोग अपने घर पर पहुँच गए थे, जहाँ पर फिलहाल में वो लोग रहते हैं। तभी वो लोग अचानक यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक उड़ती हुई बीम दिखती है और वो बीम किसी और की नहीं, क्योशी की ही होती है। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेवटो उसके पास से चला गया था,
दात्ते को लेकर। जिसके बाद दात्ते को एक सपना आया जहाँ पर उसे अपना बच्चा दिखा, जिसे देखकर कियोशी शॉक हो जाता है और उसका बच्चा कहता है कि डैड आप सच में बहुत ही बेकार हो, आप अभी तक लौटकर मेरे पास नहीं आए। जहाँ पर कियोशी अपने बच्चे से वादा करता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं जल्दी से जल्दी चिप को कलेक्ट करूंगा और तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। तभी कियोशी को याद आता है कि मेरे पास 2 चिप हैं और रियोटा के पास 3 चिप हैं और हिमिको के पास 2 चिप हैं, जिसे मिलाकर पूरी 7 चिप हो रही थी जो इस गेम का क्राइटेरिया था। अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो वो लोग आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जिसके बाद कियोशी यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि मेरे दोस्तों मुझे माफ़ करना, पर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें वापस सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटा उसकी बीम से बचकर भाग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कियोशी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उसकी बीम को तोड़ देता है। तभी अचानक एक दूसरी बीम आ जाती है, वो उसको भी तोड़ देता है और फिर जैसे ही वो बीम नीचे गिरती है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से रियोटा के पैरों में चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। तभी हिमिको कहती है कि अब चाहे जो भी हो मुझे रियोटा को बचाना ही होगा, क्योंकि उस धमाके से रियोटा की हालत काफी खराब हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर कियोशी एक दूसरे बीम को भेजता है, पर हिमिको उस बीम को अचानक पकड़कर ऑफ कर देती है। पर बार बार ऐसा ही होता है जहाँ पर रियोटा नोटिस करता है कि कियोशी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो बार बार अपनी बीम को हमारी तरफ क्यों भेज रहा है, जबकि उसे पता है कि हिमिको उसको बार बार ऑफ कर रही है। तभी रियोटा उठता है और उस बीम को पकड़ के ऑफ कर देता है और यहाँ पर कियोशी को चिल्लाने लगता है। तभी हमें कियोशी को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देख रहा था। वो उसकी आवाज़ सुनकर वो यहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके बाद रियोटा अपने रडार में उसे देखता है और उसका पीछा करने लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है कि इस समय तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तुम्हारी इस हालत के पीछे मेरा ही दोस्त है, इसलिए प्लीज बाहर निकल आओ, हमें साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलना है। जिसके बाद कियोशी रोते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है। तभी कियोशी के पास काफी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर तभी वो रियोटा से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ से जरूर बाहर निकलोगे। और फिर कियोशी अपनी फोटो लेकर अपने ऊपर अपने ही बॉम्ब को ब्लास्ट करवा लेता है। और फिर तभी उन दोनों के यहाँ पर धमाके की आवाज आती है, जहाँ पर भाग के वो उस तरफ आते हैं। लेकिन जब तक वो कियोशी के पास पहुँचते हैं तब तक कियोशी मर चुका था। जिसके बाद वो दोनों वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं, जहाँ पर हिमिको सोचती है कि मुझे कुछ भी करके रियोटा को यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, मेरी ज़िंदगी इतनी भी कुछ खास नहीं थी। और फिर वो रियोटा के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि हम सभी की मिला के हमारे पास 6 चिप हो रही हैं, पर हमें 1 चिप की और ज़रूरत है, इसलिए तुम मुझे मार डालो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिस पर रियोटा कहता है कि अरे ये तुम क्या बोल रही हो, हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मरे क्यों न जाऊं। ये बात सुनते ही हिमिको उसे किस कर लेती है और फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो फिर मेरे भाई लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा, और हाँ उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आए।